Hello everyone, I welcome you in this unique video series on Six Sigma Black Belt free course, which also includes Six Sigma Green Belt and Six Sigma Yellow Belt course. Yes, it's absolutely free. The language of this video will be English. That means everything will be in English, but for the benefit of my larger audience, some part will be also translated in Hindi. सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट के फ्री कोर्स की इस अनूठी वीडियो सीरीज जिसमें सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट का कोर्स भी शामिल है में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो की भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। गुड न्यूज़ इज दैट ऑल द टॉपिक्स which are displayed on your screen are already covered in this Six Sigma video series through वेरियस मॉड्यूल्स। अच्छी खबर यह है कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए सभी विषय इस सिक्स सिग्मा वीडियो सीरीज में विभिन्न मॉड्यूल्स के द्वारा ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ माय ऑडियंस, अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स एंड हाउ यू कैन ऑब्टेन अ सिक्स सिग्मा और लीन सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट थ्रू अस इज डिस्प्लेड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। मेरे दर्शकों की सुविधा के लिए इस वीडियो के अंत में मैंने इस कोर्स के बेनिफिट्स और आप हमसे सिक्स सिग्मा या लीन सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी संक्षिप्त जानकारी दी हुई है। इन द लास्ट टू मॉड्यूल्स वी हैव लर्नड अबाउट डिफाइन एंड मेजर स्टेज of Six Sigma and witness the power of Checksheet and Pareto to arrive at a clear, smart and effective problem statement. In this module, we will learn these two tools, that is Checksheet and Pareto, in depth and detail. पिछले दो मॉड्यूल्स में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ सिक्स सिग्मा के डिफाइन और मेजर स्टेज के बारे में सीखा और ये देखा कि एक स्पष्ट, स्मार्ट और प्रभावी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए चेकशीट और पेरेटो चार्ट कितने पावरफुल और कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम इन्हीं दोनों टूल्स यानी चेकशीट और पेरेटो चार्ट को गहराई और विस्तार पूर्वक समझेंगे और सीखेंगे। बोथ चेकशीट एंड पेरेटो चार्ट, which is also called as Pareto diagram, are part of 7QC tools. Pareto chart और checksheet दोनों ही 7QC tools का हिस्सा हैं। We will learn about all the 7QC tools in this video series along with many other tools. For details, you can refer to the syllabus of Black Belt, Green Belt and Yellow Belt course which is given at the end of this video. इस वीडियो सीरीज में हम सभी 7QC टूल्स और कई अन्य टूल्स के बारे में सीखेंगे। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत में सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट का सिलेबस जरूर देख लें। द मेन पर्पस ऑफ 7QC टूल्स इज टू एनालाइज द प्रॉब्लम सो एज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली। 7QC टूल का जो बेसिक उद्देश्य है वो प्रॉब्लम को ठीक से एनालाइज करना है ताकि सॉल्यूशन इफेक्टिव हो। 7QC टूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स और 7 बेसिक टूल्स फॉर क्वालिटी। दीज टूल्स वर डेवलप्ड बाय अ जापानीज क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट कारो इशिकावा। 7QC टूल्स को एक जापानीज क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट कारो इशिकावा ने दिया था। इशिकावा published these tools in Ishikawa's Guide to Quality Control. These tools were published in Japanese language in 1968 and in English in 1976. After these tools were published in English in 1976, these tools became very popular across the world. Ishikawa is also known as father of quality circles. इशिकावा को father of quality circle भी कहा जाता है। Quality circles were started around 1961
and the first quality circle was registered in 1962. The concept of quality circle was developed by Ishikawa in association with Japan Union for Scientists and Engineers, that is JUSC, JUSC. Though Ishikawa published these tools in 1968 in Japanese language, but these tools were practiced in quality circles in 1962. That means use of these tools were started much earlier than when they were published. You will be surprised to know that Ishikawa wrote only one of these tools, that is cause and effect diagram or fishbone diagram. Rest of the tools he compiled which were written much earlier than 1962. यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हालांकि 7QC टूल्स को इशिकावा जी ने 1968 में पब्लिश किया था, पर इनको 1962 क्वालिटी सर्कल्स में यूज़ किया गया था। इसका मतलब ये है कि 7QC टूल्स की शुरुआत इनके पब्लिश करने से पहले हो चुकी थी। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि सभी 7QC टूल्स इशिकावा ने नहीं लिखे। उन्होंने सिर्फ एक ही टूल 7QC टूल्स में से लिखा जिसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिशबोन डायग्राम। बाकी सभी टूल्स को उन्होंने कंपाइल किया जो 1962 से पहले भी मौजूद थे और अन्य लोगों ने लिखे थे। Ishikawa received several awards for his work, including the American Society for Quality L. Grant Award in 1972 and Shewart Medal in 1982. These 7QC tools are, और ये 7QC tools हैं Checksheet, Pareto chart और Pareto diagram, stratification, scatter diagram, cause and effect diagram, which is also known as fishbone diagram or Ishikawa diagram because it was given by Ishikawa ji, control chart and histogram. We will learn all these tools and many other tools in this video series. There are two important things to note. First, there is no order to apply these tools. And second thing is, it's not necessary to use all the tools for a problem. Use the appropriate tools. If you find none of the tools of 7QC tools is useful for your problem, please don't apply these tools and look for other tools. I will discuss about other tools in this video series itself. But most of the tools may require help of Checksheet. दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो इन टूल्स का कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले इसको लगाना है फिर इसको लगाना है, और दूसरा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे टूल्स लगा दें। जिस प्रॉब्लम के लिए जिस टूल का उपयोग है सिर्फ उसी को लगाएं, और अगर इनमें से कोई भी टूल उस प्रॉब्लम के लिए नहीं लगता है तो प्लीज़ इन टूल्स को ना लगाएं। दो 7QC tools are called basic tools, but my experience says that these tools can solve around 80% of the problems. हालांकि इन 7QC tools को बेसिक QC tools कहा जाता है, परंतु मेरे अनुभव के अनुसार ये टूल्स करीब करीब 80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। 7QC tools does not mean that these tools are for quality. It can be applied even in schools, universities, institutions, sports, industries, workplace, organizations, government or corporate offices, war or peace strategies. Means these tools can be applied everywhere. 7QC tools can be applied in all the departments such as HR, purchase, stores, logistics, quality, maintenance, sales, marketing, servicing, design, environment, health and safety, etc., etc. These tools can be applied by and useful for a person at the junior most level in the organization to the topmost level such as CEO, MD, promoter, or even Prime Minister, President, King, Queen, everyone. The main purpose of 7QC tools is to analyze the problem,
so as to solve the problem effectively. कहने का मतलब है 7QC टूल्स सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट में नहीं लगते, सब जगह लगते हैं, सब डिपार्टमेंट में लगते हैं और छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक लगते हैं। इसलिए 7QC टूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7QC टूल का जो बेसिक उद्देश्य है वो प्रॉब्लम को ठीक से एनालाइज करना है ताकि सॉल्यूशन इफेक्टिव हो। टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक नाउ इज चेक शीट। तो जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ उसका नाम है चेक शीट। चेक शीट is a structured, easy to use, simple format or form for collecting, organizing, and even analyzing the data. In a layman's term, Checksheet is a data collection tool to record events, defects, and frequencies, etc. For making a check sheet, 5W and 1H should be applied as appropriate to the purpose of collecting the data. And 5W, 1H is what, when, where, who, why, and how many or how much. Checksheet can be called as a foundation tool of 7QC tools because the output of checksheet becomes an input to अदर 7QC टूल्स। तो चेकशीट एक फॉर्मेट या फॉर्म है जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और इवन एनालाइज तक भी किया जा सकता है। चेकशीट को बनाने के लिए उसके पर्पस को ध्यान में रखते हुए 5W और 1H का अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। 5W और 1H हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ मच एंड हाउ मेनी। चेकशीट एक तरह से बुनियादी टूल है क्योंकि इसका आउटपुट बाकी सभी 7QC टूल्स का इनपुट बन सकता है। Ishikawa's original Guide to Quality Control discusses the use of checksheet in context of defect classification and frequency. But checksheet can be used for many other purposes. On your screen, you can see a format or a data collection sheet which is called as check sheet. This check sheet is designed to collect the data of visual defects in part X. And the purpose of this check sheet is to collect shift-wise, defect-wise data. So there are 3 columns for shift-wise data and there are 4 rows which represent defect-wise data. When designed, check sheet is a blank format and after the check sheet is filled, it becomes a record and that record can be used for analysis. तो जब चेक शीट को डिज़ाइन किया जाता है तो वो ब्लैंक फॉर्मेट होता है और जब इस चेक शीट को भर दिया जाएगा तो वो रिकॉर्ड बन जाएंगे और उन रिकॉर्ड्स को हम एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस सी वेदर दिस चेक शीट इज आंसरिंग टू some basic questions of 5W and 1H. Who? Yes. Who is collecting data has been captured in this check sheet. Where? Yes. Because the area and section has been marked on this check sheet. When? Yes. It is also being captured because the date has been mentioned on this check sheet. Shift-wise data is also an answer to when. What? The basic headline of this check sheet is an answer to question what. That is, check sheet to collect data of visual defects in part X. Why? If you look at the check sheet carefully, the purpose of this check sheet has been mentioned and that purpose is shift-wise data analysis of defects. How much or how many it will be filled in this check sheet by tally marks. Check sheet is always designed with a purpose and the main purpose or the main objective of this check sheet is to see the linkage between different visual defects with different shifts. Look-wise, check sheet is very simple, but the design of check sheet requires lot of thinking.
आपको देखकर ये चेकशीट बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन चेकशीट का डिज़ाइन हम पर्पस को दिमाग में रख के करते हैं। अगर पर्पस ये है कि हम डिफेक्ट्स को शिफ्ट के साथ लिंक करें, तो इस तरह का फॉर्मेट वो ना सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड डाटा देगा, बल्कि हमें एनालिसिस करने में भी हेल्प करेगा। चेकशीट देखने में बहुत सरल लगती है, और चेकशीट को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा थिंकिंग लगती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। We all can see that how this check sheet when filled can lead us to proper investigation or proper analysis of the problem. These vertical line on your screen are called tally marks. 5 is a block of 4 plus slanting line so that the counting becomes easy. तो मैं अब आपकी स्क्रीन पर एक भरी हुई चेक शीट लगा रहा हूँ, और आप इसकी पावर को अपने आप ही पहचान सकते हैं कि जब डाटा को ठीक से कंपाइल किया जाता है एक प्रॉपर चेक शीट में, तो वो आपको एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। ये जो खड़ी हुई लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम टैली मार्क्स कहते हैं, और 4 लाइन के बाद 5वीं लाइन के लिए हम स्लांटिंग लाइन का यूज़ करते हैं। Now I am showing the power of this check sheet when its output is represented in a visual form, and in our case I am representing it in bar graph. For making the bar graph, the input was check sheet. तो अब आपको मैं बार ग्राफ के द्वारा चेक शीट की पावर दिखा रहा हूँ, और ये बार ग्राफ को बनाने के लिए चेक शीट का ही इस्तेमाल हुआ है। This bar graph is representing which defect has appeared how many times and how many defects were produced in each shift. And this is the superpower of check sheet. The output of the check sheet when represented in a bar graph which represent shift wise, defect wise data can help us in a proper investigation or proper analysis of the problem. तो अब तो मैंने आपकी स्क्रीन पर चेक शीट की सुपर पावर ही लगा दी है, जिसमें चेक शीट का आउटपुट ऐसे बार ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसमें कि शिफ्ट वाइज और डिफेक्ट वाइज दोनों डाटा मिल रहे हैं, जो हमारी एनालिसिस में बहुत मदद करेंगे। सो व्हाट इज द लर्निंग? चेक शीट इज अ गुड डिजाइन of data collection as per our purpose, and the output of check sheet can be represented in a visual form if that visual representation help us to understand the problem much better than in a tabular form. On your screen, I'm now displaying a cause oriented check sheet where we are interested in day wise trend of different causes such as operator error, पुअर मटेरियल, सेटअप एरर। ये जो चेक शीट मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाई है वो कॉज ओरिएंटेड चेक शीट है, जिसमें हम डिफरेंट कॉजेस का डे वाइज ट्रेंड देखना चाहते हैं, जैसे कि ऑपरेटर एरर डे वाइज कितने हो रहे हैं, पुअर मटेरियल डे वाइज कितना आ रहा है, सेटअप एरर डे वाइज कितने हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ चेक शीट इन अ हॉस्पिटल वेयर डिफरेंट रीजंस फॉर इनकम्प्लीट पेशेंट फॉर्म्स are being captured using a well-defined check sheet. ये एक हॉस्पिटल की चेक शीट है जिसमें हमने पेशेंट के इनकम्प्लीट फॉर्म्स के डिफरेंट रीजंस को कंपाइल करने की कोशिश की है। The check sheet can be even used for a coffee shop. Like for example, a coffee shop has designed a check sheet to capture different errors, and these errors can be wrong size served, missing sugar, coffee was cold instead of hot, or late delivery, etc. etc. ये चेक शीट कॉफ़ी शॉप में भी इस्तेमाल हो सकती है, जैसे इस कॉफ़ी शॉप ने डिफरेंट एरर्स को एक वेल डिज़ाइंड चेक शीट के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश की है। दिस चेक शीट इज कॉल्ड मेजरमेंट स्केल चेक शीट to capture the data into different class intervals. For example, there is a part ZZ and the specification for a particular dimension of this part is 10.1 plus minus 0.3. So different class intervals are less than 9.8, 9.8 to 10, 10 to 10.2, 10.2 to 10.4 and above 10.4.
after designing the check sheet, somebody has collected the data and the results are then transformed into histogram. We will learn about histogram in our subsequent modules. It's not mandatory to make a histogram based on this check sheet. Even if we leave the data in a check sheet form, it's self-explanatory. But picture speaks more than words. So if we make a histogram after making this check sheet, is advantageous. It's not mandatory that check sheet should have tally marks. We can make a check sheet without tally marks also. And this is one of the example of a check sheet without the tally marks where the electricity outage day-wise, time-wise is being collected or captured. हर चेक शीट में टैली मार्क्स हों ये कोई ज़रूरी नहीं है. आपकी स्क्रीन पर मैंने एक चेक शीट लगाई है जिसमें घर में बिजली जाने की डे वाइज चेक शीट को डिज़ाइन किया गया है. On your screen, I'm going to display a very powerful check sheet which is called defect location check sheet. If we are interested to know the location of the defect, then this type of check sheet is very, very useful. Making this check sheet is very simple. Make a diagram or paste a photo of the component or the part in which defects are coming. Whenever any defect is reported, we have to represent that defect by cross or dot at the location in that picture. जो आपकी स्क्रीन पर मैंने चेक शीट लगाई है उसको डिफेक्ट लोकेशन चेक शीट कहते हैं, जो बहुत पावरफुल है. ये चेक शीट बनाना बहुत आसान है. जिस पार्ट में डिफेक्ट आ रहा है या जिस पार्ट में डिफेक्ट है उसका फोटोग्राफ या उसका डायग्राम आप बना लीजिए, उसको एक शीट पे लगा दीजिए और जब भी कोई डिफेक्ट आता है तो उसको उस डायग्राम पर या उस फोटोग्राफ पर मार्क कर दीजिए, उसी लोकेशन पे मार्क कीजिए जहाँ पर वो डिफेक्ट आया है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंसंट्रेशन डायग्राम. इसी डायग्राम को हम कंसंट्रेशन डायग्राम भी कहते हैं. आई होप you are now clear that if the data is captured in an effective way through a well-designed check sheet, it helps in analysis and many a times it even solves the problem. तो अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम डाटा को अच्छे से एक वेल डिज़ाइन चेक शीट के थ्रू कैप्चर करते हैं तो ये हमें एनालिसिस में बहुत मदद करती है. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चेक शीट से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए. बिफोर आई क्लोज द चेक शीट, I would like to say that check sheet is also very useful for data compilation. For example, on your screen, this check sheet captures the data of rejection of part XXX month-wise. Though the line graph after the check sheet is not mandatory, but since it helps in understanding the trend better, hence I have represented the same data of check sheet in a line graph. इससे पहले कि मैं चेक शीट टूल को क्लोज करूं, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चेक शीट का इस्तेमाल डाटा कंपाइलेशन में भी किया जाता है. जैसा कि इस चेक शीट में हमने पार्ट XXX के डिफेक्ट्स को मंथ वाइज कंपाइल किया है, कैप्चर किया है. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चेक शीट के बाद लाइन ग्राफ बनाएं, बट लाइन ग्राफ से डाटा का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर हो जाता है. इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए इसी चेक शीट का आउटपुट एक लाइन ग्राफ में भी दे दिया है. बट दिस चेक शीट इज नॉट गिविंग अस द क्लू फॉर द डायरेक्शन ऑफ एनालिसिस. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले अनदर चेक शीट विच कैन गिव यू क्लू फॉर द डायरेक्शन ऑफ एनालिसिस. इस चेक शीट से हमें एनालिसिस में तो कोई मदद मिल नहीं पा रही है, तो मैं आपकी सुविधा के लिए एक और चेक शीट डिस्प्ले कर रहा हूँ. शायद आपको इससे एनालिसिस की डायरेक्शन क्लियर हो जाए. सो आई विल शो यू द पावर ऑफ वेल डिजाइंड चेक शीट एंड दिस पावर आई विल शो यू थ्रू अ मैजिकल चेक शीट. एंड व्हाट इज द मैजिक? द सिंपल मैजिक इन दिस चेक शीट इज that I have added columns for vendor A and vendor B for the same data. The total data is sum of data of vendor A
and vendor B, because this component is being supplied by two vendors, namely vendor A and vendor B. तो मैं आपको चेकशीट की पावर एक मैजिक के द्वारा दिखाता हूँ, और मैजिक ये है क्योंकि ये कंपोनेंट दो वेंडर के द्वारा आता है, तो मैंने इसमें वेंडर ए और वेंडर बी के डाटा को कैप्चर करने के कॉलम्स को ऐड कर दिया है। और जब इस चेकशीट को भरा गया तो जो रिजल्ट हैं वो आपकी स्क्रीन पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। And when this check sheet was filled, these are the results. It was concluded that almost all the rejections were coming from vendor A. So the actions are to be only taken for vendor A. I hope you have understood the power of a well-designed check sheet. A good check sheet helps in analysis and even solution of the problem. So while designing a format of a check sheet, keep 5W1H in your mind. तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक वेल डिजाइंड चेक शीट कैसे एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी मदद करती है। तो जब भी आप चेक शीट का निर्माण करते हैं तो 5W1H को अपने दिमाग में रखें। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक शीट एंड चेकलिस्ट। एज डिस्कस्ड, चेक शीट इज अ डाटा कलेक्शन टूल to record events, defects, frequencies, etc. Checksheet basically records observation. On the other hand, checklist is a list of tasks or items or steps to be checked off when completed. That is to ensure that the tasks, items or steps are not skipped. Checklist records the compliance and generally it is a tick list. चेकशीट और चेकलिस्ट में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि चेकशीट में डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, और चेकलिस्ट में डाटा को टिक किया जाता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। ऑन योर स्क्रीन आई हैव डिस्प्लेड अ चेकलिस्ट फॉर शॉपिंग। सो चेकलिस्ट इज बेसिकली अ टिक लिस्ट, एंड इफ वी हैव टू कन्वर्ट द चेकलिस्ट टू चेकशीट, then we have to record the actual quantity which is in the last column. आपकी स्क्रीन पर शॉपिंग रिलेटेड एक चेकलिस्ट मैंने लगाई है, और इसके लास्ट कॉलम में हम अगर वो चीज़ ली है तो टिक कर देते हैं, नहीं ली तो क्रॉस कर देते हैं। और अगर ये चेकलिस्ट की जगह चेकशीट होती तो हम इसमें जो क्वांटिटी ली है वो भी नोट डाउन करते, जो मैंने लास्ट कॉलम के द्वारा प्रदर्शित किया हुआ है। दिस इज़ अ डिटेल्ड चेकलिस्ट फॉर अ होटल housekeeping staff. This is the checklist for the supervisor of housekeeping staff. और ये चेकलिस्ट जो आपकी स्क्रीन पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ वो उसी हाउसकीपिंग स्टाफ के सुपरवाइजर की हो सकती है। The topic which I am going to take now is Pareto diagram और Pareto chart. तो जो टॉपिक मैं आपके साथ अब लेने जा रहा हूँ उसका नाम है Pareto chart या Pareto diagram. Pareto chart was named after Vilfredo Pareto, who was an Italian economist. Pareto चार्ट का जो नाम है वो विल्फ्रेडो पेरेटो के नाम से निकल कर आया है, जो कि इटली के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। Around 1897, Vilfredo Pareto observed that approximately 80% of the land in Italy was owned by only 20% of the population. This observation led to the development of what is now known as Pareto principle. Pareto चार्ट का जो नाम है वो विल्फ्रेडो पेरेटो के नाम से निकल कर आया है, जो कि इटली के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। करीब 1897 में विल्फ्रेडो पेरेटो ने ऑब्जर्व किया कि इटली की करीब 80% भूमि सिर्फ 20% लोगों के पास है। उनकी इस ऑब्जर्वेशन ने पेरेटो प्रिंसिपल को जन्म दिया। However, the Pareto chart was made popular by a Japanese management consultant, Juran, who applied Pareto 80-20 rule to the field of quality control and quality management around 1941. Inspired by the Pareto's work, Juran gave the concept of vital few and trivial many. And to describe the Pareto phenomena of 80-20 rule, Juran pointed that
80% of the problems comes because of 20% of the causes। हालांकि 80-20 रूल पेरेटो ने बताया था, लेकिन इसको पॉपुलर जापानीज मैनेजमेंट कंसल्टेंट जुरान ने किया और उन्होंने इस कंसेप्ट को फर्दर डेवलप किया और बताया कि करीब 80% प्रॉब्लम सिर्फ 20% कारणों से आती हैं और इसी को उन्होंने वाइटल फ्यू एंड ट्रिवियल मैनी का नाम दिया। द पेरेटो प्रिंसिपल, विच इज ऑल्सो नोन एज 80-20 रूल, states that for many events roughly 80% of the effects comes from 20% of the causes. That is, small number of causes produce the majority of the problems. That is vital few, and the rest are trivial many or useful many. While the numbers are not always 80 and 20, the principle emphasizes focusing on the vital few problems to achieve the greatest impact. पेरेटो प्रिंसिपल, जिसको 80-20 रूल भी कहा जाता है, उसका शॉर्ट में मतलब ये है कि करीब 20% कारण ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से 80% प्रॉब्लम आती हैं। कुछ कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। इन सिक्स सिग्मा, पेरेटो डायग्राम और पेरेटो चार्ट इज यूजफुल इन डिफाइन स्टेज एंड इम्प्रूव स्टेज। इन डिफाइन स्टेज, पेरेटो इज यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग the selection of the problem, target setting, and identifying the key CTQs from the list of CTQs. And in the improved stage, Pareto is used to highlight the improvement, that is before and after. Six Sigma में Pareto chart define और improve stage दोनों जगह यूजफुल है। डिफाइन स्टेज में ये प्रॉब्लम के जस्टिफिकेशन में, टारगेट सेटिंग में और लिस्ट ऑफ CTQ से की CTQ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और इम्प्रूव स्टेज में ये बिफोर और आफ्टर के इम्प्रूवमेंट को हाईलाइट करके दिखा सकता है। व्हेन वी मेक अ पेरेटो, इट लुक्स लाइक दिस। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बार डायग्राम एंड अ लाइन डायग्राम। बार रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल इफेक्ट एंड द लाइन रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट। पेरेटो देखने में स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट जैसा लगता है, जिसमें बार ग्राफ भी रहता है और लाइन ग्राफ भी रहता है। बार जो है इंडिविजुअल इफेक्ट को दिखाता है और लाइन जो है वो क्यूमुलेटिव मतलब संचयी इफेक्ट को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, एज पर दिस पेरेटो चार्ट, लाइन स्टॉपेज बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन वॉज 120 hours from January to August 2025, but the contribution of breakdown in total line stoppage is 30% for that period. इस चार्ट के अनुसार ब्रेकडाउन की वजह से प्रोडक्शन का जो लॉस है वो जनवरी से लेकर अगस्त तक के महीने में 120 घंटे का रहा है, जो टोटल प्रोडक्शन स्टॉपेज टाइम का करीब 30% है। एंड इफ वी कंबाइन ब्रेकडाउन and material not available, the total contribution of these two causes in total line stoppage is 49%. अगर हम ब्रेकडाउन और मटेरियल नॉट अवेलेबल को मिला दें तो इन दोनों की वजह से प्रोडक्शन लाइन स्टॉपेज में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़कर 49% हो जाता है। एज पर दिस चार्ट, ब्रेकडाउन टाइम, मटेरियल नॉट अवेलेबल, क्वालिटी प्रॉब्लम्स and late reporting after lunch accounts for more than 80% of the production line stoppage. इस चार्ट के अनुसार सिर्फ 4 ही रीज़न है, जो कि ब्रेकडाउन, मटेरियल नॉट अवेलेबल, क्वालिटी प्रॉब्लम और लंच के बाद ऑपरेटर्स का लाइन पर लेट रिपोर्ट करना, जिनकी वजह से प्रोडक्शन लाइन स्टॉपेज में उनका कंट्रीब्यूशन 80% से ज़्यादा है। So by the Pareto principle, we can say that the material not available, breakdown, quality problems, and late reporting of operators after lunch are vital few problems, and rest are trivial many or useful many. तो Pareto principle के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि breakdown, material not available, quality problems और ऑपरेटर का लंच के बाद लेट रिपोर्ट करना वाइटल फ्यू प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें पहले सॉल्व करना चाहिए
बाकी अन्य को हम ट्रिवियल मैनी या यूजफुल मैनी कह सकते हैं। We will continue this discussion in the next module. Before I tell you what I will cover in the next module, let me quickly tell about myself. हम इस चर्चा को अगले मॉड्यूल में जारी रखेंगे। अगले मॉड्यूल में हम क्या सीखेंगे, इससे पहले जल्दी से मैं अपने बारे में आपको बता दूं। Let me quickly tell about myself. जल्दी से अपने बारे में बता दूं। I am Pankaj Aggarwal. I am a corporate trainer, motivator, change management consultant, advisor, and life coach. I am also a trainer on Six Sigma Black Belt and Six Sigma Master Black Belt. The name of my company is Simply Dhruv. Simply Dhruv was started in year 2003 by me and my wife Madhusmita Aggarwal, where simply means to make things simple and Dhruv is the name of my son. I have also written a book on problem solving which I have not published for market yet. You can visit us on our website www.simplydhruv.in. If you have any query, you can drop your query in the comment box of this video or you can message me that query on my WhatsApp number. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं या उस क्वेरी को आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आई एम डिस्प्लेइंग द टॉपिक्स ऑफ द नेक्स्ट मॉड्यूल ऑन योर स्क्रीन। मैं आपकी स्क्रीन पर अगले मॉड्यूल में कवर किए जाने वाले टॉपिक्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ। इफ़ यू डोंट वांट टू मिस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट मॉड्यूल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो नाउ। अगर आप अगले मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन समय से चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आई हैव ऑल्सो मेड very useful and powerful video on behavioral subject. So if you will like and subscribe my channel, you will get access to those videos also. मैंने behavioral और motivation subject पर भी बहुत powerful video बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल को like और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उन वीडियो का भी access मिल जाएगा। I hope you would have liked this video and this video was very useful to you. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके बहुत काम का होगा। If you wish to watch my previous videos and upcoming videos, please don't forget to like and subscribe this video. अगर आप मेरे बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हैं और भविष्य में आने वाले वीडियो की समय पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। फिर मिलेंगे।